हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो, कल अपने मोटिवेशन का वीडियो लिया था। कल का वीडियो लेने का तात्पर्य यह था कि आपकी एग्ज़ाम रद्द हो गई थी, 12th क्लास और 10th क्लास। अब आपके पास में मैंने ये वीडियो बनाया कि 12th करने के बाद आपकी क्या क्या वैकेंसीज आती हैं, कौन कौन सी वैकेंसी में क्या फॉर्म भर सकते हो। और दूसरी बात, मैंने जो चैप्टर चला रखा था उसको मैंने 1 या 2 दिन वेट किया, रोका। उसको क्यों रोका? क्यों? आपकी रद्द होने की वजह से जो कई बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि जब कॉलेज खुलेगी तभी जाके स्टडी करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी कंपटीशंस होती हैं इनसे संबंधित भी पर्सन आते हैं, तब आपको क्या इनकी तैयारी करनी है। तो आपको एक टॉपिक के बारे में बताते हैं आज, उस चैप्टर के बारे में चलते हैं दोबारा। और कल का वीडियो जो भी आपको कमेंट्स वगैरह हैं वो कमेंट्स किया करें और शेयर किया करें, उससे हमारे को भी क्या मोटिवेट मिलती है। और साथ साथ में इस चैप्टर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनसे संबंधित थोड़े बहुत क्या न्यूमेरिकल भी करेंगे। जैसे एयरफोर्स में किस लेवल के पर्सन आते हैं, नीट में किस तरह के पर्सन पूछे जाते हैं, और IIT मेंस में किस तरह के पर्सन पूछे जाते हैं। जैसे ये चैप्टर पूरा होगा उससे संबंधित न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो जो 12th वाले बच्चे पास आउट हो गए वो तो इस चैप्टर से जितने भी इनके थ्योरी हैं या इनके कंसेप्ट हैं, फॉर्मूलाज हैं, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं, उस पर ध्यान दें आप। और जो 11th वाले बच्चे हैं जो अब 12th में आ चुके हैं, ये NCERT का सिलेबस चल रहा है और NCERT का सिलेबस लागू हो गया। बस इतना सा अंतर है कि ये हिंदी मीडियम है, वो इंग्लिश मीडियम चलता है, और कोई अंतर नहीं है। तो उस टॉपिक में जो बचा पार्ट था उससे आगे बढ़ते हैं। तो पीछे वाले पार्ट में करवाया था आपको विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स के बाद में नया टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, परीक्षा में पूछते हैं। तो आपकी पहली परिभाषा बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, ये होती क्या, देखो ध्यान से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको तो व्यक्त करते P से। एक पार्ट आता आपका विद्युत द्विध्रुव, इन दोनों पार्ट को समझते हैं और परीक्षा में दोनों में से कोई ना कोई, या तो इसकी विमा या इसकी परिभाषा या इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स, ये समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है। तो पहले जो नंबर 2 बिंदु है विद्युत द्विध्रुव, ये होता क्या है, एक डायग्राम से समझेंगे। इसमें क्या है, बिंदु A पर -q आवेश है और बिंदु A पर स्थित है, और इनके मध्य की दूरी r, अन्य आवेश वो +q है, बिंदु B पर स्थित है। इनके मध्य की दूरी 2a रख देते हैं। 2a क्या है, इन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी। तो मैं आपको डिनोट कर देता हूं साइड में। तो इसमें जो आवेश है प्लस माइनस, ये तो है आवेश, और 2a है, ये मध्य की दूरी है, या अलप दूरी बोलते हैं इसको, अलप दूरी। तो -q आवेश से +q आवेश के मध्य की दूरी 2a हो, इस युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। या परिभाषा आप बनाए तो ऐसे बनाना कि समान आवेश जिसका मान तो समान हो बट दोनों की दिशाएं विपरीत हो और मध्य की दूरी अलप हो या अति अलप हो, इस युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। जैसे परिभाषा देखो आप, समान परिणाम का आवेश व विपरीत दिशा हो, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अलप हो, इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पहले टॉपिक का नाम था विद्युत द्विध्रुव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने देखा कि दो आवेश हैं, एक है -q आवेश, एक है +q आवेश।
उनके मध्य की दूरी 2a, ये अति अलग दूरी है, बहुत पास में दूरी है, ये पास पास में होते हैं आवेश, और पास पास में होने से क्या है, इनकी दूरी नगण्य के तौर पे मानते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है। ये नहीं होती है कि कूलाम के नियम के अनुसार आप मानो कि दो आवेशों के मध्य की दूरी आ है, उतनी दूरी नहीं होती है, ये दूरी उसकी तुलना में छोटी होती है, ये पास पास में आवेश होते हैं। इस युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, या अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जिसमें प्लस और माइनस है वो आवेश है, 2a वो अलग दूरी है, यह डिस्टेंस है, वो कम डिस्टेंस है। यह आपकी परिभाषा हो गई। इससे संबंधित थोड़ा सा चलते हैं इसके ऊपर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बोलते हैं P संकेत मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम बोलते हैं, और यह सदिश राशि है। तो अब इसकी परिभाषा जब बनाई तब आप उसको यह लेना है कि विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश हो, कौन सा आवेश हो, धनात्मक आवेश हो, उनके मध्य की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इस टॉपिक की मैं परिभाषा लिखा हूं, इससे संबंधित ध्यान से देखना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह आपकी फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें जो आवेश की जो मान में जो है वो वेक्टर जो सदिश है वो P है। P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत है, P बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ध्यान से देखो, जो P की जो दिशा है -q आवेश से +q आवेश की तरफ होती है। ध्यान से देखो, उसकी परिभाषा जब बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव नहीं, धनात्मक प्रकृति का आवेश व उनके मध्य की दूरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, एक सदिश राशि है, तो अब मैं P डायरेक्ट लिख रहा हूं, P एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और ध्यान से देखो, अब P का जो फॉर्मूला है वो ऐसे हो जाएगा, P बराबर सदिश है तो आपका जाएगा Q.2a, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब इसमें Q क्या है, एक आवेश है, Q क्या है, एक आवेश है, और 2a क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, या ऐसे मान सकते हो आप, मध्य दूरी या अलग दूरी, जिनके बीच में, दोनों आवेशों के बीच में। बीच की दूरी, यह आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि आपने ये देखा कि -q से +q की जो डायरेक्शन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। अगर आपको धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाते हो तो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक हो जाता है। तब आपको पता चल गया जो P का जो संकेत है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करता है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है, और तीर का निशान मैंने दिखा रखा है। और 2a ये अलग दूरी है, यहाँ L भी ले सकते हो, D भी ले सकते हो, D फॉर डिस्टेंस। अब इसकी परिभाषा यह है कि इसकी जो P की डायरेक्शन है वो इस डाइपोल पे जा रही है, इसका मतलब +q आवेश पर निर्भर है। तब लिखा है विद्युत द्विध्रुव में धनात्मक प्रकृति का आवेश, उनके मध्य की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P एक सदिश राशि है, इसकी दिशा का ज्ञान होता है, तो वेक्टर है, वेक्टर में क्या है,
मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है, और साथ में क्या लिखा, P बराबर Q डॉट 2a, मतलब गुणनफल है। ये जो आवेश है ये धनात्मक है और मध्य की दूरी 2a है, इन दोनों का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसमें Q क्या है आवेश, 2a क्या है मध्य दूरी भी बोलते हैं, अलग दूरी भी बोलते हैं, दूसरा दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी व्यक्त करते हैं। अब इससे संबंधित आपसे क्या पूछते हैं, मात्रक। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है P का जो मात्रक है, P का जो मात्रक है वो कैसे निकलेगा। अब मैं सूत्र से देखो चेक कर रहा हूं, P बराबर Q डॉट 2a। अब P का जो मात्रक है ध्यान से देखो, Q का तो मात्रक होता है कूलाम और 2a मध्य की दूरी है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलामीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसकी जब विमा निकालते हो, विमा तो कैसे निकलेगी, P की जो विमा है, ध्यान से देखो, कूलाम की विमा तो होती है एम्पियर इंटू सेकेंड और मीटर की होती है L1, तो इस P की जो विमा है वो क्या जाएगी, ATL, या इसकी कंप्लीट लिखते हैं तो ध्यान से देखो, ATL या M0 L की घात 1 T की घात 1 A की घात 1, ये इसकी विमा हो जाएगी। इनको जब मात्रक में व्यक्त करते हैं तो ध्यान से देखो, एक डिवाई, अन्य मात्रक होता है इसका डिवाई, जिसका मान होता है 3.0 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर, या दूसरा इसका कई जगह ये भी मान लेते हैं 3.3 इंटू 10 की घात -30 कूलाम मीटर। एक डिवाई ये अन्य मात्रक है, इसका मान होता है 3.0 इंटू 10 की घात -30 कूलाम मीटर, या 3.3 या 3.2 के आसपास लेते हैं 10 की घात -30, ये तो एक डिवाई का मात्रक है। तो ये पूछ ले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा मात्रक क्या है, तो डिवाई, और डिवाई में मान कितना होता है 3.0 इंटू 10 की घात -30 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, मात्रक है। ये आपके पास पार्ट आ गया। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लेते हैं, कई बार जैसे न्यूमेरिकल पूछते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे ड्राइव करते हैं, वो देखो आप, ये शायद तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित न्यूमेरिकल से एक आंकिंग प्रश्न उठाते हैं, उस आंकिंग प्रश्न को समझाते हैं, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि आप कोशिश करके बताना इसका आंसर क्या आता है। देखो ध्यान से, अब इससे संबंधित मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं बेसिक। अब NaCl है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl में N एक तो है धनात्मक, वह Cl में है ऋणात्मक, तो दोनों के मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो इसका जो हल है वो देखते हैं पहले कैसे निकलेगा। NaCl एक बोल सकते हो आप साधारण नमक है, ये एक फॉर्मूला है, दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो सोडियम से क्लोराइड से मिलकर ये एक सूत्र बनता है NaCl। अब NaCl का जब अलग अलग पार्ट करोगे तो N ए तो है प्लस और Cl है माइनस, और इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो आ रही है 1.5 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप बोलते हो 2a, इसकी तो होगी डिस्टेंस, और ये होगा प्लस Q आवेश और ये होगा माइनस Q आवेश। अब ध्यान से देखो, आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर Q डॉट 2a, और P क्या है, सदिश है, तब आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो Q है एक आवेश, आवेश का मान किसके बराबर होता है,
Q का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगर आवेश का मान अगर नहीं दिया होता है, वह आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर रखते हैं। तो Q बराबर E, इसका मान आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। और 2A का मान क्या है? 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 1.5 × 10⁻10 मीटर। तब आपको यह याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर, याद रखना। अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले में रख दो P बराबर Q.2A। तो Q का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। मध्य की दूरी क्या है? 1.5 × 10⁻10 मीटर। तो कूलम इंटू मीटर मात्रक हो गया। P सदिश है, यहाँ से आप क्या करेंगे, सदिश राशि से व्यक्त करेंगे। तो P का जो मान है वो क्या जाएगा, 1.6 को 1.5 से गुणा करना है। ध्यान से देखो, 1.6 1.5। तो आप जब इसको गुणा करते हो तो ध्यान से देखो, 30 3 5 और 3 8, 16 पंजो 80, और 1 से गुणा करेंगे तो ये 16 जाएगा। तब इसका योग करते हैं 8। ध्यान से देखो, आप यहाँ से गुणा किया, अब इसको गुणा किया, 8 6 14, ये हो गया 2। अब यहाँ कितना आएगा? 2.40। तो इसका मान आएगा 2.40 इंटू 10⁻19 सर 10 कितनी हो गई? 29, 10⁻−29 क्या आ जाएगा? कूलम मीटर। ये आपका मान आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि सोडियम क्लोराइड नाम का कोई यौगिक पदार्थ है। इस पदार्थ के अंदर मध्य के जो विद्युत विद्रोह आघूर्ण का मान है वो इतना आएगा 2.40 इंटू 10⁻19 कूलम मीटर। इसी से संबंधित एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप इस प्रश्न की बनाने की कोशिश करना, जिसका आंसर क्या आ सकता है। ये प्रश्न पूछ लेते हैं, छोटी मोटी एग्जाम्स हैं या कंपटीशंस हैं या एयरफोर्स में पूछ लेते हैं सवाल। नीट और IIT के लेवल का तो नहीं है, बट ये एयरफोर्स में पूछा जाता है कई बार सवाल। एयरफोर्स है या अदर कंपटीशन है, अदर एग्जाम में है, उनमें ज़्यादातर आता है सवाल। तो मैं एक सवाल देने की कोशिश करता हूँ, उस सवाल को आप बनाने की कोशिश करना। और देख क्या रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा कि यहाँ NaCl है, इस NaCl की जगह मैंने लिख दिया HCl, हाइड्रोक्लोराइड। और हाइड्रोक्लोराइड में क्या जाएगा? H+ में आ जाएगा, Cl- में आ जाएगा। और इनके मध्य की जो दूरी है वो 4.5 एंगस्ट्रॉम है। तो विद्युत विद्रोह आघूर्ण ज्ञात करो। यह आपसे संबंधित प्रश्न है, इसको देखकर आप बना सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह आपका आंसर निकाल सकते हो इसका, बस कुछ नहीं है। इसमें मध्य की दूरी वो आपको एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करनी है और Q का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर रखना है। और आपका ये प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। एक तो मैंने सोल्व करवा दिया, दूसरे आप इसकी ट्राई करना। अगर होता है तो आप कमेंट में आंसर बताना, नहीं अदरवाइज आते ही कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। यह आपके लिए प्रश्न है। अब क्या है, विद्युत विद्रोह आघूर्ण से संबंधित 2 प्रकार से अपन क्या करते हैं, तीव्रता ज्ञात करते हैं, इंटेंसिटी। एक तो ज्ञात करते हैं अक्ष, एक ज्ञात करते हैं निरक्ष। अक्ष क्या होती है? जैसे कोई हॉरिजॉन्टल पार्ट होती है, जैसे ध्यान से देखो आप, मेरा यह हाथ दिखाई दे रहा है, इस हाथ से ऊपर की तरफ जो सरफेस है अक्ष दिशा में, इस पार्ट को तो बोलते हैं अक्ष। अब वर्टिकल्स हो जाती है कि ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है और ये पेन है, इस पेन की जो डायरेक्शन है इस हथेली की तुलना में या हाथ की तुलना में ऊपर की तरफ है, तो ये वर्टिकल्स होती है, जिसको बोलते हैं निरक्ष। निरक्ष का मतलब अक्ष के लंबवत। तो इसमें ध्यान से देखो, अक्ष रेखा तो चलती है एक सीधी रेखा, जिसको बोलते हैं अक्ष। और निरक्ष क्या होती है? अक्ष रेखा के मूल बिंदु से एक लंबवत रेखा होती है, इसको बोलते हैं निरक्ष, और इसको बोलते हैं अक्ष। इन दोनों का फॉर्मूला का सूत्र ड्राइव करते हैं। इस विद्युत विद्रोह आघूर्ण से संबंधित अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, और ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न हैं तो ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड की एग्जाम हो या CBSE बोर्ड की एग्जाम हो। तो पहले अपन क्या है, अक्ष के ऊपर मान देखेंगे कि विद्युत विद्रोह के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सूत्र ड्राइव करेंगे, उस सूत्र के बारे में जानेंगे तो कैसे निकलता है। देखो ध्यान से, ये आपके पास प्रश्न बनाना है तो आपको पता चल गया कि अक्ष दिशा के ऊपर कोई लंबवत हो उसको बोलते हो निरक्ष रेखा, वर्टिकल्स पार्ट। और ये जो
बॉल पेन की दिशा में हो, हाथ की दिशा में, उस पार्ट को बोलते हो अक्षीय, जिसको बोलते हैं अक्ष डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं अक्ष दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना ही, प्रश्न आता है कई बार। मिटा रहा हूं इसको। मैं इस बोर्ड को मार्कर से थोड़ा सा दो भागों में विभाजित करता हूं कि शायद ये आपको थोड़ा सा क्या है, डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को निकालने के लिए क्या करते हैं, अपन एक टॉपिक लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से, ये हेडिंग है इसकी, ये आपकी क्या है, हेडिंग है। इस हेडिंग के ऊपर अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इसमें कुछ चेंज होगा। ये अब ये तो आवेश ले लेते हैं माइनस क्यू, और ये आवेश ले लेते हैं प्लस क्यू, और ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, और इनके मूल बिंदु 0, तो ये जो दूरी है ये भी ए हो जाएगी, और टोटल दूरी हो जाएगी 2a, टोटल दूरी हो जाएगी 2। अब ये कह रहा है कि बिंदु बी पर अनंत पर कोई आवेश है, ध्यान से देखना, आवेश क्या स्थित है, P। अब यह कह रहा है कि मूल बिंदु O से इनके मध्य की दूरी है वो R है। अब ध्यान से देखो, BP की दूरी, ये जो दूरी चाहिए, R में से A माइनस कम हो जाएगा, तो इसकी जो दूरी है, ध्यान से देखो आप, इसकी जो दूरी है वो हो जाएगी R माइनस A, ये यहां जाएगा। अब कह रहे AP की दूरी, AP की जो दूरी है वो R में A ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखो आप, आपने क्या किया, अक्ष रेखा के ऊपर एक लाइन ली, पहले आपने विद्युत द्विध्रुव बना लिया। क्या बनाया, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश, ये जो दिखाई दे रहा आपको, ये बनाकर इसके मध्य की दूरी ली 2a। 2a दूरी को दो भागों में विभाजित करेंगे तो a ऐड करोगे 2a आ जाएगा। अब कह रहा है मूल बिंदु 0 से बिंदु P पर कोई एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो अननोन है, पता नहीं उस तीव्रता का, तो बिंदु P ले रखा है, तो O से मूल बिंदु बिंदु P पर मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। अब पहले मेरे को क्या है, BP की डायरेक्शन चाहिए, तो BP की जो डायरेक्शन चाहिए, तो आप ध्यान से देखो, BP की जो डायरेक्शन है वो R में से एक का मान कम हो जाएगा, तब BP निकलेगी आपकी। दूसरे में क्या है, AP की जो दूरी है माइनस क्यू आवेश से लेकर बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तो इसमें R के साथ साथ ये A ऐड हो जाएगा। ये आपका डायग्राम हो गया। अब इसकी कंडीशन ज्ञात करने से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे ज्ञात करते हैं, माना कि A B एक विद्युत द्विध्रुव है, इनके मध्य की दूरी 2a है, मूल बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। तो ध्यान से देखो आप, ये तो हो जाएगा पार्ट E1 और ये पार्ट हो जाएगा E2, और टोटल तीव्रता ज्ञात करनी है E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश है। अब आपको टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है बिंदु P पर। ध्यान से देखो, एक्सप्लेनेशन जब थ्योरी बनाते हैं, इस तरह के प्रश्न जब आ जाते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले क्या है, डायग्राम बहुत जरूरी है। जितना हो सके डायग्राम समझोगे, आगे के कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगी। तो पहले दोबारा देखो क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इनके मध्य की दूरी 2a है, 2a को दो भागों में विभाजित कर दिया a। अब मूल बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस Q आवेश से P की जो दूरी है, ये दूरी, ये तो है R माइनस A, क्योंकि R में से A कैंसिल हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा।
और माइनस क्यू से लेकर आपकी बिंदु पी तक की जो दूरी है वो आर में ए ऐड हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी ऐसे बनाओगे, माना कि ए व बी एक विद्युत ध्रुव है जिनकी मध्य की दूरी 2a है। मूल बिंदु O से आर दूरी पर बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले ज्ञात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन आएगी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब ध्यान से देखो, ई ले लेते हैं, जैसे मोड में ले लेते हैं, तो इसमें यह कंफ्यूज नहीं होगी धनात्मक या ऋणात्मक, तो ये धनात्मक हो जाता है। तो के क्यू इंटू आर स्क्वायर यह फॉर्मूला होता है। अब आर की जगह क्या दूरी दे रखी है, आर माइनस ए, तो इसकी जगह क्या यूज करोगे, आर माइनस ए का वर्ग। और ध्यान से देखो ये आवेश कौन सा है, पॉजिटिव, तो इक्वेशन नंबर हो गई 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो तीव्रता E2 है इसको भी धनात्मक में ले लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए का वर्ग। इसमें आर प्लस ए की दूरी है वो ऐड हो जाएगी। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी टोटल तीव्रता है वो E बराबर E1 प्लस E2, ये फॉर्मूला होता है। अब ये कह रहा है कि E का जो मान है वह जाएगा E1 माइनस E2। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर जो आवेश है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो जब पहले मैंने मोड में ले रखा, तो मोड में जितना भी मान होता है वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, हमेशा वो धनात्मक में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं टोटल इंटेंसिटी को ऐड कर रहा हूं, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो महत्व करती है। बिंदु P की जो डायरेक्शन है वो धनात्मक की तरफ है और E2 क्या है, वो ऋणात्मक हो जाएगा। बिंदु P के लिए E2 है वो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि E2 का जो मान है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, उस दिशा को इस दिशा में जब लाओगे तो ये धनात्मक का मान ऋणात्मक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये E2 का मान माइनस हो जाएगा। ये इसका तरीका समझने का। कहने का मतलब P और E1 की दिशा तो सेम है, E2 की दिशा विपरीत है। इस दिशा को इस दिशा में जब लाएंगे तो यह धनात्मक से ऋणात्मक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब E का जो मान है वो आप फिल कर सकते हो। क्या क्या मान आ रहा है, के क्यू आर माइनस ए का वर्ग प्लस माइनस के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। के क्यू कॉमन आ रहा है, तो E बराबर के क्यू, नीचे देखो आर माइनस ए का वर्ग माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी का जब वर्ग करते हो, ध्यान से देखो आप, a प्लस बी का वर्ग करते हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये सूत्र, ये सूत्र आपको इसमें लगाना है। तो इस सूत्र को लगाओगे तो E बराबर के क्यू, तो ध्यान से देखो आप, आर प्लस ए का वर्ग माइनस आर माइनस ए का वर्ग आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का वर्ग, ये फॉर्मूला पक्षांतर हो जाएंगे। ये इस दिशा में चला जाएगा, ये इस दिशा में चले जाएंगे, इन दोनों का जो वर्ग करेंगे तो यह जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग। यह आपका सूत्र दे रखा। अब इसका ए प्लस बी का सूत्र निकालो। ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी। तो ई बराबर के क्यू आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर टू ए बी माइनस आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर टू ए आर, वो नीचे आ जाएगा
आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए बराबर के क्यू आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ar माइनस प्लस माइनस आर का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2ar, नीचे आ जाएगा आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर का वर्ग, ये आपके कैंसिल, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए का जो मान आएगा वह जाएगा के क्यू 4ar और नीचे आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का वर्ग, यह फॉर्मूला जाएगा। अब आपको पता है कि आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर नगण्य है। ध्यान से देखो, ये आर की जो डिस्टेंस है इसकी तुलना में एक कम है, तो एक को अपन क्या करते हैं, नेगलेक्ट लेते हैं। तो एक को क्या मानते हैं, ए स्क्वायर को मानते हैं नगण्य, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो ए बराबर के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर की घात 2, या ऐसे नहीं है तो इसको 0 भी मान सकते हो, -0 कब है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आपको पता है क्या होता है, के क्यू डॉट 2a 2r, नीचे आ जाएगा आर की घात 4, ये आर कैंसल, ये 3। आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू डॉट 2a, तो क्यू डॉट 2a की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बराबर के पी और ये 2 यहाँ ऐड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आर की घात 3, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या जाएगा 2p अपॉन आर की घात 3। ये एक सदिश राशि है, सदिश में अगर वेक्टर में है तो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं है तो आप सीधा भी लिख सकते हो। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला होते हैं क्या, इसका जब ग्राफ है वो पूछ लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा। तो इसका जो ग्राफ निकालते हो तो ध्यान से देखो, इसकी जो दूरी है वो तेजी से घटती है, तो ई व्युत्क्रमानुपाती 1 की घात r, या ई आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगी r, ये r दूरी हो जाएगी। ये आपका ग्राफ है। ये आपकी हो जाएगी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अक्ष के ऊपर मान आ रहा है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये मान आता है आपका अक्ष के ऊपर। अब इसके पास में एक प्रश्न बनता है कि कूलाम के नियम की जो मध्य की दूरी है वो तो होती है आर स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी होती है e की घात व्युत्क्रमानुपाती आर क्यूब। तो ये याद रखना है कि कूलाम की तुलना में विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दूरी है वो तेजी से घटती है। तेजी से मानी अचानक मान गिरता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आप ड्राइव करने के बाद अब आपको कराएंगे निरक्ष रेखा के ऊपर। निरक्ष रेखा से पहले मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लीजिए। समझने के बाद कुछ सेकंड में मैं आपको इसी लेवल पे निरक्ष का मान याद करूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए के बारे में क्या मैं मिटा रहा हूं। अब इसी तरह से होगा निरक्ष के लिए। यह तो था अक्ष के लिए। अब याद करते हैं निरक्ष। निरक्ष क्या है, लंबवत होता है अक्ष के वर्टिकल पार्ट, जिसको बोलते हैं निरक्ष। तो सेम इसी तरह जो डेरिवेशन निकाला था उस डेरिवेशन को देखते हैं दोबारा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान से देखो। आप ये वो तो था अक्ष, अब है निरक्ष। निरक्ष के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो। एक पहले क्या करते हैं, ये एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, -q
बिंदु ए पर है, प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर स्थित है, और मध्य की मूल बिंदु दूरी O और 2a ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और इनके मध्य की दूरी a है, और इनके मध्य की दूरी a है, 2a इनके टोटल दूरी हो गई दोनों आवेशों में। अब कह रहा है कि मूल बिंदु 0 से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। ध्यान से देखो, आप यह निरक्ष है, अक्ष की तुलना में ये r जो रेखा है यह निरक्ष है। अब निरक्ष रेखा पे बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक जो रेखा है वो इससे मिला देंगे, एक जो रेखा है वो इससे मिला देंगे। यह कोण है आपका थीटा हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, और यह कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मान है वो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यह भी r है तो यह भी थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा मैं आपको बता देता हूं लिख के, लंब, और यह आपका पार्ट हो जाएगा कोण है, यह हो जाएगा कर्ण, और कर्ण का जो मान है वो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यह जो आ जाएगा आधार, यह आ जाएगा आधार। अब कह रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो देखिए आप, इसकी जो डायरेक्शन है E1 E2, और ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है। इसकी जो डायरेक्शन है इधर आएगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है वो आ जाएगा E1 cos थीटा, देखो ध्यान से, और ये आ जाएगा E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E1 sin थीटा। तो इस E1 की डायरेक्शन नीचे ले रखी है मैंने, तो E1 की डायरेक्शन नीचे है तो E1 sin थीटा, और ये ऊपर आ जाएगा E2, ये आपका E2 पार्ट आ गया। ध्यान से देखो आप, ये E2 है sin थीटा, ये मान है, और ये नीचे जा रहा है, और ये कर्ण का मान है। ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में ये देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर का जो मान है वो लंब प्लस आधार स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो r स्क्वायर a स्क्वायर का वर्ग करोगे तो ये आपका कर्ण का मान आ जाएगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे करते हैं कि माना कि a व b बिंदु पर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिनका मान 2a है। मूल बिंदु O से r दूरी पे बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें कोण का निर्भर होता है। जो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा ये क्षैतिज दिशा में है, तो इनका मान तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक ही दिशा में होने के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या ऐड हो जाते हैं। और E1 sin थीटा, E2 sin थीटा ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आप मान सकते हो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। मान तो बराबर है बट इसकी दिशाएं विपरीत है। इन विपरीत दिशाओं के कारण ये आपस में निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये धनात्मक लेते हो तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ रखोगे तो ये ऋणात्मक मान हो जाएगा, दोनों के अंतर 0 आएगा। इस दिशा के कारण ये तो कैंसिल होंगे। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा को ऐड कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस चलती है। माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां पर, बिंदु P पर। तो E1 बराबर E1 cos थीटा। अब E1 cos थीटा को लेने से पहले इसकी तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसको भी आप क्या करते हैं, मोड में ले लेते हैं। मोड में लेने से क्या हो जाएगा कि E1 का जो मान है वो ऐसे आता है KQ इंटू R का स्क्वायर। तो KQ का जो मान है वो तो आपको पता ही है। R स्क्वायर का जो मान है वो देखो ध्यान से, R स्क्वायर, एक का स्क्वायर अंडर रूट का वर्ग। तो ये जो मान आएगा वो आ जाएगा KQ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? E2 बराबर KQ(R²) प्लस A²। समीकरण नंबर 2। क्योंकि दोनों का मान करण का सेम आ रहा है, सेम मान आते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 की कुल तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपके जो फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, ये समीकरण नंबर 3। अब आपको पता है कि E1 का जो मोड है वो E2 के बराबर है, दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो E1 बराबर E2। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोण है वो ऐड हो रहे, साइन थीटा आपका निरस्त हो रहा है, तो E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। E1 का जो मान आएगा वो 2E1 कोस थीटा, समीकरण नंबर 4। क्योंकि इसमें E1 का जो मान है वो E2 के बराबर है। अब E का जो मान है वो कैसे ज्ञात करते हैं? 2 E1 का मान आप देखते हो यहां से कितना आ रहा है, KQ(R² प्लस A²। कोस थीटा का मान ध्यान से देखो, कोस थीटा का मान होता है आधार बट्टा करण। तो कोस थीटा, आधार का मान कितना है? A, आधार कितना है? A, और करण का मान कितना है? R² प्लस A² अंडर रूट। तो आधार का मान हो जाएगा A और यह हो जाएगा R² प्लस A²। यह मान आपको यहां रखना है, तो यहां क्या करेंगे? कोस थीटा की जगह मान रख देंगे। तो E बराबर 2KQ(R²) A², यह जाएगा आपका A अंडर रूट R² प्लस A²। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से पहले क्या करेंगे? Q(2A) अपॉन R² प्लस A² 3/2। ये कैसे आएगा? क्योंकि ये तो एक मान है और ये आधा मान है, तो इसको कंप्लीट करोगे तो ये 3/2 आते हैं इनसे, तो इसकी जो घात है वो 3/2 आ जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 1 है, उसकी पावर हाफ है। इन दोनों पावरों को जब ऐड करते हो तो 3/2 आ जाती। अब ये कह रहा है कि R² की तुलना में A² नेगलेक्ट है, तो A² का जो मान है वो 0 है, नेगलेक्ट। तो A का जो मान है वो क्या जाएगा? वेक्टर से पहले क्या करते हैं? डायरेक्ट लेते हैं K, और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है PR² प्लस 0 3/2, ये 2 से 2 कैंसल, तो KP(R3)। तो अब इसको सदिश के रूप में लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा KP(R3)। एक तो ये मान आ जाएगा, या E बराबर 1/4πε0 P बराबर R3। ये आपका वेक्टर में हो जाएगा। अब इसके जो ग्राफ है वो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या बनता है? E व्युत्क्रमानुपाती है R³ के साथ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये E है, ये 0 है, ये R क्या है? दूरी है, तो E व्युत्क्रमानुपाती R³। अब इसमें जो P है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो Q.2A ले रखा है। अब इसमें ध्यान से देखते हैं आप कि इसका जो आधार है वो तो ये हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण के सामने वाली भुजा या कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये आधार हो गई। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो ऐसे करना, माना कि AB एक द्विध्रुव है जिनके मध्य की दूरी 2A है, मूल बिंदु 0 से R दूरी पे बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें क्षैतिज दिशा के कोण है वो जुड़ जाते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो आपस में निरस्त हो जाते हैं। इनको मैंने E1 E2 का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ज्ञात किया है, क्योंकि तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है E बराबर KQ(R²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। इनमें मैंने मान रखा।
अब क्योंकि अंडर रूट 1/2 है, 1/2 है, तो कंप्लीट होके आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों मान को मैंने ऐड किया, ऐड करके ये करा है कि इनके जो कर्ण का मान है वो सेम आ रहा है, E1 का मान भी वही आ रहा है, E2 का मान भी वही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्यों ना इन दोनों मान को ऐड कर देते हैं। और ये कौन सा आ रहा है, थीटा आ रहा है, कोस थीटा। कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान ए, कर्ण का मान ये मान मैंने रखकर पावर में ऐड कर दिया, तो ये कैलकुलेशन निकलकर आपके सामने फॉर्मूला गई E बराबर के पी आर की घात क्यूब। के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये मान आप रख सकते हो। ग्राफ जब बनोगे तो ध्यान से देखो, आर की घात क्यूब, तो इसका मतलब है कि इसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तेजी से घटता है, और कूलाम के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में कम घटता है, और जबकि तीव्रता में ज्यादा घटता है। और आपका पी है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो मैंने जस्ट आपको समझाया, इसी से संबंधित ये मैंने मान रखा। ये मान मैंने कहाँ यूज किया, पी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। अब ध्यान से देखो, ये 0 था, 1 का मान है वो 0 स्क्वायर है, तो 0 आ जाएगा, और ये स्क्वायर से 2 कैंसल, आर की घात क्यूब, ये पावर आ जाएगी। ये आपका निरीक्षण। 2 मिनट के लिए आप देख लीजिए इसको एक्सप्लेनेशन करके। तो आपको कोई डाउट्स है 2 डेरिवेशन में तो आप कल कमेंट्स करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो भी कोई समस्या आ रही है इस डेरिवेशन से वो आप क्या कमेंट्स में लिख कर बताएं, और मैं कल आपको सबसे पहले कमेंट्स का जवाब दूंगा। और ये साइंस स्ट्रीम से फैलाएं, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस है, इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे, और साथ साथ में न्यूमेरिकल भी लेंगे, नीट के हैं, एयरफोर्स के हैं, IIT के। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।